हेलो एवरीवन, आप सभी लोग का स्वागत है हमारे इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वाली सीरीज के अंदर। तो हमारे किसी दोस्त ने ये सजेस्ट किया था कि हमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भेज दीजिए, तो हम उनके लिए ये वीडियो ही फॉर्म करके भेजने वाले हैं। तो हमारे इस चैनल के अंदर भी ये आ जाएगा, तो इससे अच्छा क्या रहेगा। चलो आ जाइए, हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। देखो, क्वेश्चन किस तरीके का फ्रेम होता है इसमें कि डेटा और सूचना में अंतर बताइए, और डेटा क्या है, सूचना क्या है, वो बताइए। ठीक है, उसमें आ जाता है। तो यहाँ पे देखो, डेटा कच्चे अल्फ़ा न्यूमेरिक्स मानों से मिलकर बना होता है, वहीं सूचना संसाधित डेटा होती है। डेटा में में असंगठित तथ्य होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता, वहीं सूचना डेटा को संगठित करके अर्थपूर्ण बनाती है। डेटा का इस्तेमाल किया भी जा सकता है और नहीं भी, लेकिन सूचना का इस्तेमाल ज़रूरी होता है। डेटा में वेरिएबल्स होते हैं जिनमें टेक्सचर, संख्या, प्रतीक आदि शामिल होते हैं। डेटा और सूचना दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं, लेकिन डेटा सूचना पर निर्भर नहीं है। लेकिन हालांकि डेटा के बिना सूचना का अस्तित्व नहीं है। डेटा को रिफाइन करने ही करके ही सूचना बनाई जाती है। डेटा शब्द लैटिन शब्द इन्फ्रा इन्फ्रामरे इन्फ्रामरे से लिया गया है, जिसका अर्थ है रूप देना, यानी बदलना। मतलब कि रूप देते हैं उसको, मतलब किस तरीके का बनाते हैं कि हम डाटा से ही सूचना बना सकते हैं। ठीक, सूचना वो हमारे लिए क्या है, सूचना के अंदर हमको डेटा होगा, पर डेटा के अंदर सूचना नहीं होगी। ठीक है, और इसी में थोड़ा सा एक डीपली पॉइंट है कि डीपली पॉइंट क्या है, यहाँ पे कुछ ज़्यादा डीपली है, अच्छे से थोड़ा समझाया गया है। देखो, डेटा तथ्यों या आंकड़ों का समूह होता है, जबकि सूचना संदर्भ प्रदान करती है। डेटा संगठित होता है, जबकि सूचना असंगठित होता है। डेटा का कोई मतलब नहीं होता, जबकि सूचना अर्थपूर्ण होती है। डेटा निर्णय लेने के लिए पर्याप्त स्पष्ट तस्वीर नहीं देता, लेकिन सूचना स्पष्ट तस्वीर देती है। डेटा को आमतौर पर संख्यात्मक रूप से प्रस्तुत किया जाता है, जबकि सूचना को अक्सर शब्दों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। डेटा के लिए सूचना की ज़रूरत नहीं होती, जबकि सूचना के लिए डेटा की ज़रूरत होती है। डेटा उद्देश्यहीन हो सकता है, जबकि सूचना का अपना उद्देश्य होता है। डेटा का इस्तेमाल किया भी जा सकता है और नहीं भी, लेकिन सूचना का इस्तेमाल हमेशा होता है। चलो आइए एग्जाम्पल समझते हैं। किसी कस्बे की जनसंख्या को 10 सालों में करना डेटा है। इस आंकड़ों से यह पाना कि जनसंख्या बढ़ी या घटी है, इसका खुलासा करना, ये सूचना है। ये क्वेश्चन फॉर्म होता है। अब इसमें एक होता है कि ये वाला क्वेश्चन भी फॉर्म, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर और दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या अंतर है, इसके बारे में बताओ। तो पहली पीढ़ी की कंप्यूटर है उसमें वैक्यूम ट्यूब होते हैं। क्या वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता है, जबकि दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल होता है। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज में काम करते थे, जबकि दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर असेंबली लैंग्वेज में काम करते थे। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर बड़े आकार के होते थे, जबकि दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर छोटे और पोर्टेबल होते थे। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर की मेमोरी चुंबकीय ड्रम के रूप में होती थी, जबकि दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की मेमोरी रैम रोम के रूप में होती थी। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा करते थे, ज़्यादा बिजली खर्चा करते थे, जबकि दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर कम गर्मी पैदा करते थे और कम बिजली खर्चा करते थे। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में छिद्रित कोड का इस्तेमाल होता था, जबकि दूसरी पीढ़ी में छिद्रित कोड का इस्तेमाल नहीं होता था। तो यहाँ से एक पहली की पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के बीच में क्या डिफरेंस है, वो चीज़ें यहाँ से आप लिख सकते हो। यहाँ पे एक क्वेश्चन इस तरीके का फॉर्म बन सकता है। दूसरा इस तरीका भी बन सकता है कि पहली पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी कंप्यूटर के बारे में डिफाइन कीजिए। तो आप इन्हीं चीज़ों को आप लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ बनता है कि कंप्यूटर ब्लॉक क्या है। यहाँ एक क्वेश्चन बनता है कि कंप्यूटर ब्लॉक क्या है। तो कंप्यूटर ब्लॉक सिस्टम क्या है। देखो, कंप्यूटर सिस्टम का ब्लॉक आरेख कंप्यूटर के मुख्य घटकों को दर्शाता है, दिखाता है कि यह घटक डेटा को करने और आउटपुट बनाने के लिए कैसे इंटरेक्ट करते हैं। ब्लॉक आरेख में सिस्टम के अलग अलग हिस्सों को ब्लॉकों से दर्शाया जाता है और इन ब्लॉकों के बीच के संबंध को सिग्नल लाइनों से दिखाया जाता है। चलो
अब हम यहाँ पे इनपुट आउटपुट डाटा, मेमोरी क्या है, उसके बाद स्टोरेज क्या होता है, ये चीज़ों के बारे में, सीपीयू क्या है, इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमको ये बताना है कि ब्लॉक आरेख क्या है, उसके बारे में बताना है। आपको डायरेक्ट डायग्राम दिखा दूँ, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में बता देना, और साथ ही साथ ये वाला जो डायग्राम है मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके का बनाना है। ये आपके सामने आ गया डायग्राम। डायग्राम सबसे सिंपल है, कुछ नहीं करना है, इनपुट और आउटपुट दिखा देना है। एक सीपीयू के अंदर दिखाना है कि कंट्रोल यूनिट है, कंट्रोल यूनिट से हमारा कहाँ जाएगा, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट की तरफ जाएगा, उसके वहाँ से भी ऊपर जाएगा हमारा कंट्रोल यूनिट के पास, फिर अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट से कहाँ आएगा, हमारा मेमोरी यूनिट में आएगा, और कंट्रोल यूनिट भी हमारा मेमोरी यूनिट में जाएगा, वहीं से फिर आउटपुट होते हुए जाएगा। तो यही हमारा ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर है। तो इस तरीके से आप बना सकते हो, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एक ये क्वेश्चन भी फेमस चलता है कि तालिका बनाइए, तालिका बनाइए कि कंप्यूटर में किस तरीके से आप तालिका बना सकते हैं, रो बनाओ, तालिका बनाओ। तो इस तरीके का ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रेंड चलता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप बोलते हैं कि जो आपका कल्सर होता है कंप्यूटर में, जो कल्सर होता है उसको अपने जहाँ पे आपका तालिका है उसमें लेके आओ, उस पंक्ति में जहाँ जोड़ना चाहते हो आप, जहाँ जोड़ना चाहते हो वहाँ पे रखो, और वहाँ रखने के बाद आप क्या करो, राइट क्लिक कर दो। क्या कर दो, राइट क्लिक करोगे। राइट क्लिक करोगे तो आपका जो स्क्रीन पर ना क्या कहते हैं, बहुत सारे बॉक्स दिखेंगे, ठीक है। अब वहाँ बटन दिखेंगे कि जुड़ने क्या कहते हैं, ड्रम आउट मेनू क्लियर दिखेगा, ड्रम डाउन मेनू क्लियर दिखेगा, वहाँ पे आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। ऊपर एक पंक्ति जोड़ने के लिए क्या लिखा है, इंसर्ट रो अबव, और बिलो के लिए नीचे, ठीक है। यहाँ पे देखो ये दे रखा है इंसर्ट। इस तरीके का आपको डायग्राम बनाना है, अगर बनाना आता है तो अगर आप याद कर सकते हो तो इस तरीके का डायग्राम बना लो, और रो जिस तरीके का बोल रहा है तो इस तरीके का बनाना है। फिर कॉलम की बात चल रही है तो कॉलम के लिए भी आगे बताता हूँ मैं किस तरीके से होता है। कॉलम भी इस तरीके से ऊपर ही आपको दे रखा है, वहीं पर कुछ यही प्रोसेस करना है, कॉलम के लिए ऊपर है, रो के लिए नीचे है। अगर आप डायग्राम बनाओगे तो एग्जाम को ज़्यादा क्लियर होगा। तो हम आते हैं अपने कॉलम पे। तो कॉलम पे भी वही तय है कि हम कर्सर को लेके आएंगे जहाँ पे हमने तालिका में जिस साइड हमने कल कॉलम को ज्वाइन करना है, वहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद हमको देखेंगे कि ड्रॉप डाउन करेंगे। ड्रॉप डाउन करने के बाद हम तालिका के बाएं और कॉलम जोड़ने के लिए बाएं और सम्मिलित कॉलम को देखेंगे, ठीक। वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इंसर्ट में देखो क्या लिखा है, इंसर्ट कॉलम ऑफ द लेफ्ट साइड होने के लिए लेफ्ट, राइट साइड होने के लिए राइट, ठीक है। इस तरीके से आपको दिया रहेगा, जिस तरीके से आप डायग्राम बनाओगे तो ये क्लियर हो जाएगा। इस तरीके का क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, मैंने देखा है कि बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में सीपी और ग्रेप्स कमांड का इस्तेमाल कैसे करते हैं या क्यों करते हैं, इस चीज़ के बारे में पूछा गया। तो फाइलों को प्रबंधित करने के लिए किया जाता है। सीपी कमांड फाइल सिस्टम में फाइलों को निर्देशिकाओं की कॉपी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन फाइलों के साथ काम करते समय कमांड लाइन विधि ज़्यादा कुशल होती है। ग्रेप कमांड टेक्स्टर फाइलों में पैटर्न खोजने और उनमें हेर फेर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह कमांड रेगुलर एक्सपेंशन का इस्तेमाल करने फाइलों में पैटर्न खोजता है। देखो कुछ बातें इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कि गैप कमांड के बारे में कुछ बातें क्या इंपॉर्टेंट है कि गैप कमांड का पूरा नाम क्या है, ग्लोबल रेगुलर एक्सपेंशन प्रिंटर, ठीक। तो यह कमांड हर लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन में पहले से इंस्टॉल आता है, इंस्टॉल आता है, ठीक है। ग्रेप कमांड का इस्तेमाल किसी फाइल में किसी खास कीवर्ड वाली लाइनों को खोजने के लिए किया जाता है। ग्रेप कमांड का इस्तेमाल किसी दूसरी यूटिलिटी के आउटपुट को फिल्टर करने के लिए भी किया जा सकता है। ग्रेप कमांड ने फाइल पैरामीटर में एक से ज़्यादा नाम निर्दिष्ट करने पर मिलाई गई पंक्ति वाली फाइल का नाम लिखा जाता है। ओके, अब यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल आएगा दोनों के बारे में कि क्या है, किस तरीके का है। अगर ये आपका 6 मार्क्स या फिर शायद मुझे इतना लग रहा है कि 6 मार्क्स में आ जाएगा, तो थोड़ा बहुत तो लिखना पड़ेगा इसके लिए। यूनिक्स में ग्रेप कमांड का इस्तेमाल फाइलों
में किसी खास पैटर्न को खोजने के लिए किया जाता है। इसका फुल फॉर्म क्या है, मैंने बोला ग्लोबुलर रेगुलर एक्सप्रेशन प्रिंटर। यह कमांड फाइलों में मौजूद टेक्स्ट स्ट्रिंग्स को फिल्टर करने और खोजने के लिए उपयोगी है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल किसी दूसरी यूटिलिटी के आउटपुट को फिल्टर करने के लिए किया जा सकता है। ग्रैब कमांड के बारे में बताओ। देखो ग्रैब कमांड क्या है, यह कमांड सभी लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन में पहले से इंस्टॉल आता है। जब ग्रैब कमांड कोई मिलान मिलता है तो वह उस पैटर्न वाली पंक्ति को टर्मिनल पर प्रिंट करता है। थोड़ा सा मुझे भी डिफ़िकल्ट हो रहा है कि लाइन वो करने में। डिफ़ॉल्ट रूप से ग्रैब कमांड उन संपूर्ण पंक्तियों को आउटपुट करता है जिनमें मिलान होती है। ग्रैब कमांड के जरिए मिलान के आसपास अतिरिक्त संदर्भ शामिल किया जा सकते हैं या पंक्ति के केवल मिलान वाले भागों को दिखाया जा सकता है। ग्रैब कमांड के जरिए विशेष वर्णों की खोज की जा सकती है। शार्ट में जब रेकनेस का उपयोग करके पैटर्न मिलान की ज़रूरत न हो तो फैग्रिप या ग्रैब एफ का इस्तेमाल किया जा सकता है। देखो इसमें क्या है, सीपी कमांड। सीपी कमांड क्या है, आपको बता दूंगा कि सीपी कमांड क्या है। फाइलों और निर्देशिकाओं के प्रतिलिपि बनाने के लिए यानी कॉपी बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक कमांड है। सीपी का इस्तेमाल कॉपी या कमांड फाइलों को एक स्थान से दूसरे स्थान जगह पर मतलब दूसरी जगह पर कॉपी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह डिस्क या अलग अलग फाइलों नाम वाली फाइल की एक सटीक छवि बनाती है। ठीक, कमांड का इस्तेमाल सीपी कमांड का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, कॉपी के लिए किया जाता है। ये तो सबको पता चल गया। तो अब बात करते हैं हमारे एनालॉग और देखो एनालॉग एंड डिजिटल मतलब एनालॉग सिग्नल एंड डिजिटल सिग्नल, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत बार देखा कि पीवाईक्यू में पूछा गया है, बहुत सारे क्वेश्चन में पूछा गया है, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की उसमें मिलाया गया है मैंने। देखो डिजिटल एनालॉग क्या होता है, नियंत्रित तरंगों के रूप में भेजे जाते हैं, जबकि डिजिटल नहीं एनालॉग। और डिजिटल सिग्नल असत मानों में दर्शाए जाते हैं। एनालॉग सिग्नल मानों की एक सतत श्रेणी का इस्तेमाल करते हैं, जबकि डिजिटल सिग्नल मानों की एक असत श्रेणी 0 और 1 का इस्तेमाल करते हैं। एनालॉग सिग्नल किसी भी समय मानों की नियंत्रण सीमा के भीतर एक वास्तविक संख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि डिजिटल सिग्नल किसी भी समय अधिकतम एक सीमित संख्या के मानों में से केवल एक ही मान ले सकते हैं। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस कैसा है, देखो एनालॉग सिग्नल का इस्तेमाल ऑडियो वीडियो ट्रांसमिशन में किया जाता है। वहीं डिजिटल सिग्नल का इस्तेमाल कंप्यूटर सिस्टम, दूरसंचार नेटवर्क और कई अन्य डिजिटल उपकरणों में किया जाता है। डिजिटल सिग्नल की गुणवत्ता खोए बिना लंबी दूरी तक प्रसारित किया जा सकता है। एनालॉग प्रणाली क्रियान्वयन में अधिक सरल और अधिक लागत प्रभावी होती हैं। वहीं डिजिटल प्रणालियों में आरंभिक निवेश अधिक हो सकता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हाँ पहले बोल दे रहा हूँ। देखो डिजिटल हस्ताक्षर जो है हमारा जो कंप्यूटर में हम लोग बहुत बार देखते हैं कि किसी भी डॉक्यूमेंट में क्या होता है, डिजिटल मतलब क्या सिग्नेचर देने को मिल जाते हैं। तो वो किस लिए होते हैं, उनके बारे में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, तो इसलिए इसको ऐड किया है। देखो डिजिटल हस्ताक्षर की भूमिका इस प्रकार है, ठीक है। डिजिटल हस्ताक्षर इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर का एक तरीका है जिसका इस्तेमाल किसी डिजिटल दस्तावेज या संदेश को भेजने वाले की पहचान करने के लिए किया जाता है। डिजिटल हस्ताक्षर दस्तावेजों में छेड़छाड़ या जालसाजी मतलब क्या, जालसाजी मतलब क्या समझो? जालसाजी मतलब कोई अगर उसमें कोई गलत तो नहीं कर दे रहा, कोई डॉक्यूमेंट्स को फेक तो नहीं बना दे रहा, कोई सिग्नेचर कोई किसी और का तो नहीं हो जा रहा, तो इस चीज़ के लिए जालसाजी कहते हैं, ठीक है। को रोकने के रोकते हैं, ठीक है। डिजिटल हस्ताक्षर
एस्क्रिप्शन और सत्यापन के जरिए सुरक्षा देती है। डिजिटल हस्ताक्षर डिजिटल संदेश, लेन देन और दस्तावेजों की उत्पत्ति, पहचान और स्थिति का सबूत देते हैं। डिजिटल हस्ताक्षर हस्ताक्षरकर्ता को दस्तावेजों से सुरक्षित रूप से जोड़ते हैं, जिनसे जालसाजी लगभग असंभव हो जाती है। डिजिटल हस्ताक्षर पूरी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लागू होने वाले नियमों कानूनों का पालन करते हैं। डिजिटल हस्ताक्षर का इस्तेमाल सूचित सम्मिलित को स्वीकार करने के लिए भी किया जा सकता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स जब भी होता है हम देखते हैं, जब भी हमारा कोई भी डॉक्यूमेंट्स बनाना होना तो डिजिटल सिग्नेचर का यूज किया जाता है, जहाँ मैंने जितना ज़्यादा देखा हुआ है। ये आपको उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल है। ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर के कुछ उदाहरण ये रहे। देखो, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के स्कैन किया गया गीला हस्ताक्षर, ईमेल संदेश, मैक्रोज, इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज। देखो, डिजिटल हस्ताक्षर है, डिजिटल जानकारी पर लगाई जाने वाली एक इलेक्ट्रॉनिक मुहर होती है। यह इस बात की पुष्टि करता है कि जानकारी हस्ताक्षरकर्ता से ही आई है और इनमें उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। डिजिटल हस्ताक्षर क्रिप्टोग्राफिक तरीके से जुड़े होते हैं, इन पर छेड़छाड़ का पता चल जाता है। डिजिटल हस्ताक्षर के कुछ उदाहरण सॉफ्टवेयर वितरण, वित्तीय लेन देन, अनुबंध तथा प्रबंधन सॉफ्टवेयर। डिजिटल हस्ताक्षर के 3 तरीके के कुछ होते हैं। इसका इस्तेमाल निजी एवं व्यक्तिगत इस्तेमालों के लिए किया जाता है। इनका इस्तेमाल कम मूल्य के लेन देन में होता है। इनका इस्तेमाल सरकारी संस्थाओं में दस्तावेज फाइल करने के लिए किया जाता है। इनका इस्तेमाल रेलवे, बैंक, सड़क परिवहन प्राधिकरण, बिजली बोर्ड जैसे सरकारी विभागों में ई नीलामी या ई टेंडरिंग के लिए किया जाता है। ये चीज़ हमारी यहाँ पे होती है। अब देखो, यहाँ पे मैं बोल ही रहा हूँ कि कंप्यूटर के बेस में ना हमें ये पता होना चाहिए कि कंप्यूटर का क्या है, कि पीढ़ी कैसे कौन सी पीढ़ी है, क्या इंट्रोडक्शन है, उसके बारे में ये थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बारे में हल्का फुल्का हम पढ़ लेंगे। ये लॉन्ग क्वेश्चन में फॉर्म हो सकता है, जैसे आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन जो आता है उसमें फॉर्म हो सकता है। देखो, पिछले कुछ वर्षों में कंप्यूटर के महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। इन परिवर्तनों को विभिन्न पीढ़ियों में वर्गीकृत किया गया है, जिनमें से प्रत्येक को महत्वपूर्ण तकनीकी प्रगति द्वारा चिन्हित किया गया है। आइए जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इन हिंदी, मतलब कि उसमें समझते हैं, हिंदी में समझते हैं। ठीक है, देखो, जो हमारा कंप्यूटर पीढ़ियों का इतिहास है 1940 के दशक से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, प्रत्येक पीढ़ी के उनके घटकों के उपयोग की जाने वाली तकनीक, उपयोग की जाने वाली प्रोग्रामिंग और भाषा और आकार, गति एवं विश्वसनीयता में सुधार से अलग अलग किया गया है। देखो, मैं ये भी कह सकता हूँ कि अलग अलग जो कंप्यूटर हैं उनको मैं अपने मतलब कि किस सन में किस चीज़ का हमने सुधार किया, क्या बेटर है, उसकी लैंग्वेज के ऊपर काम किया या फिर उसके जो उसकी स्पीड है उसके ऊपर काम किया, तो उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, देखो, हमारा जो पहला कंप्यूटर था वो 1940 से लेकर 1956 के बीच का माना गया। ठीक, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पहली पीढ़ी में हम वैक्यूम ट्यूब का यूज करते थे। क्या करते थे, वैक्यूम ट्यूब का यूज करते थे, और ये काफ़ी बड़े होते थे, बिजली का खपत ज़्यादा करते थे, बहुत ज़्यादा गर्मी देते थे, और जिससे क्या होता था, इससे अब बहुत ज़्यादा बिजली का लॉस होता था और ख़र्चा ज़्यादा आता था। ठीक है, उदाहरण के लिए क्या है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एवं एंड कंप्यूटर, ये इसका पहला पीढ़ी था। ठीक है, अब इसके कुछ पेशावर दिखते हैं। देखो, पेशावर में क्या है कि वे इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटिंग के अंगदूत थे, जो मिली सेकेंड में डेटा की गणना कर सकते थे। पहली पीढ़ी के विपक्ष ये भारी थे, बड़े थे। विपक्ष मतलब कि हम इसको हमने क्यों छोड़ के हमने नया जनरेशन स्टार्ट किया, इसीलिए क्योंकि ज़्यादा भारी था, उसे काफ़ी बड़ी जगह घेरता था। उसके बाद बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा गर्मी उत्पन्न करता था, जिससे बिजली का खर्चा ज़्यादा आता था। तो वही तो चाहते हैं कि बिजली का खर्चा ज़्यादा ना आए भाई, हम तो वही चाहते हैं ना।
फिर दूसरी पीढ़ी स्टार्ट हुई, दूसरी पीढ़ी 1956 से लेकर 1963 तक रही, जहाँ पे हम लोगों ने क्या यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था, ट्रांजिस्टर यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था। किसके स्थान पे, वैक्यूम क्लीनर के, वैक्यूम ट्यूब के स्थान पे कर दिया था। ये छोटे थे, तेज़ थे, सस्ते थे और अधिक विश्वास करने वाली चीज़ें थी। ठीक है, इसका उदाहरण क्या था, IBM 1794। ठीक, ये था। दूसरी पीढ़ी के पेशेवर क्या थे, ये पहली पीढ़ी की तुलना में अधिक विश्वास करने वाली थे, कम्पैक्ट थे और ये कम बिजली का खर्चा करते थे और गर्मी कम होती थी इसके वजह से। और दूसरी पीढ़ी के विपक्ष क्या अपोजिट क्या काम करता है कि इन कंप्यूटरों को अभी भी एयर कंडीशनिंग की आवश्यकता थी। एयर कंडीशनिंग ठंडा करने की आवश्यकता थी उसको, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। फिर भी प्रोग्रामिंग प्रक्रिया बहुत जटिल थी, प्रोग्रामिंग प्रक्रिया क्या थी, जटिल थी, कॉम्प्लेक्स थी। तो जितना कॉम्प्लेक्स, हम क्या चाहते कि हम किसी भी चीज़ में हम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं चाहते। हमको सबसे पहले चीज़ क्या चाहिए होती है, हमको सिंपल चाहिए होती है। हमको कोई भी चीज़ क्या चाहिए होती है, सिंपल चाहिए होती है, चाहे वो कुछ भी हो। अब बात करते हैं हमारी तीसरी पीढ़ी। तीसरी पीढ़ी कहाँ से स्टार्ट हुई, हमारा 1964 से लेकर 1971 तक तीसरी पीढ़ी स्टार्ट हो गई थी। ये क्या काफ़ी आकार में काफ़ी कम हो गया था, कंप्यूटर जो है आकार में काफ़ी कम हो गया था। और इसका एग्जाम्पल क्या है, IBM 360 था। IBM क्या था, 360 था। ठीक है, ये इस तरीके का दिखता था IBM 360। कंप्यूटर अधिक शक्तिशाली, विश्वसनीय और किफ़ायती हो गए थे। उन्हें मल्टीटास्किंग की अनुमति देने वाले एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग करना शुरू कर दिया था। तीसरी पीढ़ी का विपक्ष में क्या थी ना कि आईसी का रखरखाव करना कठिन था, प्रौद्योगिकी जटिल थी और इनके लिए उच्च उत्पादन लागत की आवश्यकता थी। फिर हमने चौथी पीढ़ी लाई। चौथी पीढ़ी जो हुई हमारे 1971 के बाद स्टार्ट हुई, जिसमें हम लोग ने माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया, उन चीज़ों को यूज किया हमने। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आ जाता हूँ। चौथी पीढ़ी के पेशेवर क्या थे, ये पोर्टेबल और उपयोगकर्ता के लिए अनुकूल थे। वे बहुत अधिक किफ़ायती और जिससे प्रौद्योगिकी की जनता के लिए सुलभ हो जाती। चौथी पीढ़ी के विपक्ष क्या थे, ये वायरस के प्रति संवेदनशील थे। ये प्रौद्योगिकी पर अत्यधिक निर्भरता को जन्म दे सकते थे। फिर हमने पांचवी पीढ़ी बनाई। पांचवी पीढ़ी में देखा कि हमने इसका जो वायरस थे उसको, जो वायरस के लिए संवेदनशील थे, उसको हटाया हमने। उसके बाद इनका लक्ष्य उसके उपकरण की विकसित करना और जो प्राकृतिक भाषा पर प्रतिक्रिया दे और सीखने और आत्मसंगठन में सक्षम हो। पेशेवर की बात करें तो उनका लक्ष्य AI और प्राकृतिक भाषा समझने के साथ कंप्यूटर को उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाता है। वे ऐसे कंप्यूटर विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो जटिल समस्याओं को हल कर सके और निर्णय ले सके। ठीक है, ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी थे। ठीक है, और यहाँ पे हमने ये बात की, विपक्ष की बात करते हैं। देखो, विपक्ष की बात करते हैं, हम पेशेवर की बात कर ले, विपक्ष की बात करें तो देखो, शौचालय के कारण उन्हें नौकरी के विस्थापन का सामना करना पड़ सका। औद्योगिकी प्रौद्योगिकी कभी भी विकासाधीन है और इससे पूर्ण होने में समय लग सकता है। इफेक्ट क्या पड़े यार, इफेक्ट तो वही पड़ेगा ना कि यार काम हम बढ़ जाएगा, कंप्यूटर का जब सोशलिटी में आएगा, काम बढ़ जाएगा तो इसको फिर क्या कहते हैं, लोग कम हो जाएंगे, लोग की डिमांड कम होगी। कंप्यूटर ज़्यादा चलेंगे तो लोग कम चलेंगे ना। उसके उन्होंने हमारे काम करने स्टार्ट कर दिए, उन्होंने क्या कर दिया, हमारे काम करने स्टार्ट कर दिए। सीखने संवादों एवं मनोरंजन आदि के तरीके में क्रांति ला दी। उन्होंने स्वास्थ्य सेवा, वित्त, शिक्षा और परिवहन जैसे उद्योगों में भी दक्षता में सुधार किया। अब इसके निष्कर्ष क्या होंगे कि यार आदमी नहीं चाहिए, कम आदमी चाहिए पहले की तुलना में। उसके बाद फिर हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं कि मनोरंजन करना है तो मनोरंजन यूज़ करो, शिक्षा में यूज़ करना, पढ़ने में यूज़ करो। उसके बाद जहाँ पे हम बात करते हैं किसी हेल्थ के लिए बात करते हैं, हेल्थ के लिए यूज़ करो, जो चीज़ करने के लिए कर सकते हैं हम उस चीज़ में। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इसके बारे में बताइए क्या आता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर
के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच इंटरफेयर का काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर घटक के रूप में काम करता है। यह कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच होने वाले सभी इंटरेक्शन को मैनेज करता है। यह कंप्यूटर के मेमोरी, प्रोसेसर, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बीच इंटरेक्शन को मैनेज करता है। यह कंप्यूटर के प्रोग्रामों को संसाधन वितरित करता है ताकि वे सुचारू रूप से काम कर सकें। यह प्रोग्रामों के निष्पादन को मैनेज करता है। यह कार्यों को प्राथमिकता देता है और सुनिश्चित करता है कि एप्लीकेशन एक दूसरे के साथ कॉपीकट न करें। यह कंप्यूटर पर काम करने के लिए यूजर को एक इंटरफेस वातावरण देता है। यह कंप्यूटर की बाइनरी लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में बदलकर यूजर तक पहुंचाता है। यह यूजर की भाषा को कंप्यूटर तक पहुंचाता है और कंप्यूटर की भाषा को यूजर तक पहुंचाता है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में क्वेश्चन आ जाता है, तो वो बहुत छोटा रहता है और ऑप्शन में मिलता है। ये भी मैंने बहुत बार देखा हुआ है कि ऑप्शन में मिलता है। अब बात करते हैं यूनिक्स और विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या अंतर है उसके बारे में बात करते हैं। ये बहुत बार पूछा गया है। तो यूनिक्स एक उपयोगकर्ता बहुकार्य ऑपरेटिंग सिस्टम है। वहीं विंडो की बात करें तो विंडो को कई तरह के सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों के साथ संगतता में लिया जाना जाता है। यूनिक्स को लचीलेपने और अनुकूलनशीलता के लिए डिज़ाइन किया गया है। वहीं विंडो को इंटरनेट एक्सेस के लिए अंतर्निहित समर्थन है। यूनिक्स को कई अलग अलग सिस्टम पर चलाया जा सकता है। वहीं विंडो में अन्य डिवाइसों जैसे हार्ड ड्राइव, प्रिंटर, स्कैनर आदि के साथ कनेक्टिविटी का समर्थन है। यूनिक्स में CLI कमांड लाइन इंटरफेस का इस्तेमाल करके ऑपरेटिंग सिस्टम के इंटरैक्ट किया जाता है। वहीं विंडो के फाइलों को व्यवस्थित और प्रबंधित करने के लिए यूजर इंटरफेस है। यहाँ पे कुछ ज़्यादा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो आप आने वाले उसमें भी देख सकते हो कि इसमें जो हमारे आने वाले लेक्चर है उसमें भी हो जाएगा, ये इसको कवर करेंगे। हाँ, ये यहाँ पे क्वेश्चन आता है, ग्रांडेड और अनग्रांडेड क्या है? ग्रांडेड और अनग्रांडेड क्या है, इसके बारे में डेफिनेशन दीजिए। तो ये क्या है? ट्रांसमिशन मीडिया है। क्या है? ट्रांसमिशन मीडिया है। ठीक है, इसके बारे में बताते। देखो, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। देखो, नेटवर्क मीडिया या ट्रांसमिशन मीडिया उन भौतिक मार्गों को संदर्भित करता है जिनके माध्यम से नेटवर्क के भीतर एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक डेटा प्रसारित किया जाता है। ये तरीके वायर्ड या वायरलेस हो सकते हैं। मीडिया का चयन दूरी, गति और हस्तक्षेप जैसे कारकों पर निर्भर करता है। इस लेख में हम ग्राइंडेड अनग्राइंडेड मीडिया के बीच में अंतर में चर्चा करेंगे। ठीक है, मैं बात करी कि उसके बारे में बात करने वाले हैं। देखो, जो ग्राइंडेड होता है ना, ग्राइंडेड जो होता है उसको क्या बोलते हैं? निर्देशित मीडिया कहते हैं। ठीक है, ग्राइंडेड को 3 भागों में बांटा है। ठीक है, ट्विस्टेड पेयर केबल मतलब 2 केबल होंगे जो एक दूसरे के साथ ट्विस्ट होंगे। ठीक है, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल, रेडियो। फिर जो अनग्रांटेड है उसमें जो रेडियो देखते हैं, स्टेटिन दिखते हैं, उसके बाद इंफ्रारेड दिखते हैं। वो चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो बात करते हैं हमारे ग्राइंडेड मीडिया यानी निर्देशित मीडिया। ग्राइंडेड या वायर्ड मीडिया सिग्नल ऊर्जा को एक भौतिक माध्यम के भीतर सिग्नल और निर्देशित करने की अनुमति देता है। इस मीडिया का उपयोग या तो पॉइंट टू पॉइंट लिंक या विभिन्न कनेक्शनों के साथ साझा लिंक के लिए किया जाता है। गाइडेड मीडिया में आसन्न केबलों
के आउटपुट द्वारा रुकावट उत्पन्न होती है। रुकावट की समस्या को कम करने के लिए गाइडेड मीडिया को उचित रूप से कवर करना आवश्यक है। बात करते हैं हमारे ट्विस्टेड पेयर केबल। मैंने बोला था कि ट्विस्टेड केबल क्या होता है। यह इंसुलेटर कॉपर, देखो क्या होता है, एक इंसुलेटर कॉपर होता है ना, कॉपर वायर होता है जो एक साथ क्या होता है, घुमा हुआ होता है, मतलब लिपटा होता है, ठीक है, घुमाकर बनाया जाता है, इसलिए इसे ट्विस्टेड पेयर केबल कहा जाता है। इसका इस्तेमाल ज़्यादातर टेलीफोन नेटवर्क और अर्थनेट, तो अर्थनेट लिखा हुआ है, ठीक है, अर्थनेट केबल में किया जाता है। यह सस्ती होती है। ये क्या होती है, सस्ती होती है। चलो आ जाते हैं नेक्स्ट पुष्ट पर। देखो कोएक्सियल केबल, कोएक्सियल केबल क्या होता है, कोएक्सियल केबल में एक केंद्रीय कंडक्टर होता है जो इंसुलेशन, एक धातु की डाल और एक बाहरी आवरण से घिरा होता है। इस प्रकार के केबल का उपयोग टेलीविज़न नेटवर्क और लंबी दूरी की संचार लाइनों के लिए किया जाता है। यह ट्विस्टेड पेयर केबल की तुलना में रुकावट के खिलाफ बेहतर सुरक्षा प्रदान करता है। ऑप्टिकल फाइबर्स, यह केबल डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए लाइट सिग्नल का इस्तेमाल करता है। ग्लास या प्लास्टिक फाइबर से बना यह केबल बहुत ज़्यादा बैंडविड्थ और कम सिग्नल डिस्कनेक्शन प्रदान करता है, जिससे यह लंबी दूरी और हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन के लिए आदर्श बन जाता है। यह विद्युत चुम्बकीय अवरोध से सुरक्षित है, लेकिन तांबू के केबल की तुलना में बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है, बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है। अब बात करते हैं अनगाइडेड मीडिया, यानी अनगाइडेड मीडिया के बारे में बात करते हैं। तो अनगाइडेड मीडिया सिग्नल ऊर्जा वायरलेस माध्यम से प्रसारित होती है। वायरलेस मीडिया का उपयोग सभी दिशाओं के रेडियो प्रसारण के लिए किया जाता है। माइक्रोवेव लिंक को लंबी दूरी तक प्रसारण ट्रांसमिशन अनगाइडेड मीडिया के लिए चुना जाता है। अनगाइडेड मीडिया में हस्तक्षेप की एक समस्या है प्रतिस्पर्धी संकेतों को ओवरलैपिंग आवृत्ति बैंड एक संकेत को बदल या समाप्त कर सकते हैं। मैंने बात किया था रेडियो वेव्स, तो रेडियो वेव्स की बात करते हैं। रेडियो क्या है, रेडियो तरंगे, इसका उपयोग बड़ी दूरी पर वायरलेस संचार नेटवर्क के लिए किया जाता है, जैसे प्रसारण सेलुलर नेटवर्क और वाईफाई की बात करें तो उसमें देखने को मिल जाता है। यह दीवारों के आर पार जा सकती है। इनका कवरेज क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। माइक्रोवेव की बात करें तो यह उच्च आवृत्ति के रेडियो तरंगे प्रदान करता है, जिसका उपयोग एक से एक संचार के लिए किया जाता है। उपग्रह और स्थलीय संचारों में उपयोग किया जाता है। इंफ्रारेड की बात करें तो इंफ्रारेड में होता है, इंफ्रारेड दृश्यमान स्पेक्ट्रम के ठीक नीचे प्रकाश संकेतों का उपयोग करता है। इंफ्रारेड का उपयोग निकटवर्ती संचारों के लिए किया जाता है, और जैसे रिमोट कंट्रोल और कम दूरी के लिए डेटा ट्रांसफ़र, जैसे लैपटॉप की बात करें और मोबाइल डिवाइस के बीच में देखने को मिल जाता है। तो ये हमारे बहुत लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर बन जाते हैं भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। और इनके बीच में डिफेंस की बात करें तो डिफेंस देख लेते हैं। आ जाओ, निर्देशित मीडिया या ग्रांटेड मीडिया एंड अनग्रांटेड मीडिया के बारे में बात करते हैं। देखो, निर्देशित मीडिया को वायर संचार या ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन मीडिया भी कहा जाता है। गैर निर्देशित मीडिया वायरलेस संचार या असीमित संचार मीडिया भी कहा जाता है। सिग्नल ऊर्जा निर्देशित मीडिया में तारों के माध्यम से प्रसारित किया जाता है। यहाँ पे सिग्नल में अनियमित मादा हवा के माध्यम से प्रसारित किया जाता है। बिंदु से बिंदु संचार करने के लिए उपयोग किया जाता है। और यहाँ पे क्या किया जाता है, गैर निर्देशित मीडिया आमतौर पर सभी दिशाओं में रेडियो प्रसारण के लिए उपयोग किया जाता है। और जो हमारी वायर वाली होती है वो सस्ती होती है, और जो बिना वायर वाली होती है वो क्या होती है, हमारी महंगी होती है।
निर्देशित मीडिया द्वारा असत नेटवर्क टोपोलॉजी का निर्माण किया जाता है। नियंत्रण नेटवर्क टोपोलॉजी का निर्माण अनियंत्रित मीडिया द्वारा किया जाता है। यहाँ पर निर्देशित मीडिया में सिग्नल वोल्टेज धारा एंड फोटोन के रूप में होता है। सिग्नल अनिर्देशित माध्यम से विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में होता है। अधिकता जोड़कर निर्देशित मीडिया में संचरण क्षमता बढ़ाई जाती है। गैर निष्क्रिय तरीकों को क्षमता प्राप्त करना संभव नहीं है। तो यहाँ पे ये पॉइंट खत्म हो जाता है। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा संख्या प्रणाली का मतलब। तो संख्या प्रणाली से भी बहुत बार क्वेश्चन कि संख्या प्रणाली क्या है। तो संख्या प्रणाली के बारे में आते हैं। संख्या प्रणाली संख्याओं को लिखने और उनका नामांकन करने के लिए तय नियमों का पालन करना जो क्या कहते हैं संख्या प्रणाली कहता है। इनमें संख्याओं को दर्शाने के लिए कुछ संख्या प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाता है। इन तकनीकों को अलग अलग तकनीकें से व्यवस्थित करके अलग अलग संख्याओं में दर्शाए जाते हैं। इसकी कुछ मुख्य बातें इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे कुछ बातें इंपॉर्टेंट है। संख्या प्रणाली में किसी संख्या में मौजूद किसी भी अंक का मान उस अंक के अलावा संख्या की स्थिति और संख्या प्रणाली पर निर्भर करता है। संख्या प्रणालियों का इस्तेमाल कई कामों के लिए किया जाता है, जैसे कि गणना, माप एवं कंप्यूटिंग। ठीक है। दशमलव, बाइनरी, अष्टाधारी एंड हेक्साडेसिमल ये कुछ प्रमुख संख्या प्रणाली है। कंप्यूटर भाषा में बड़ी बाइनरी संख्याओं को समझने के लिए ऑक्टल जैसे हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है। दशमलव पद्धति में 0 से 9 तक के 10 अंकों का इस्तेमाल किया जाता है। तो हाँ, तो मैं आशा करता हूँ आप सभी लोगों को ये लेक्चर काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। जो ये हमारा दिखाया गया ये क्वेश्चन प्रैक्टिस का सेशन था, तो आप लोगों को काफ़ी मज़ा आया होगा। और इसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप कर लेना और हमारी जो ग्रुप है उसमें ये आ जाएगा। धन्यवाद।